अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू K2U चैनल। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। ग्रेड 8 का ये टॉपिक है जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं और ये PTP की बुक है और इसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ और उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पे देखें, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिफरेंट ऑप्शन इन एक्सेल 2016, ठीक है, जिसमें हम फर्दर क्या डिस्कस करने जाएंगे, रीसाइज कॉलम। सबसे पहले मैं आपको कॉलम को रीसाइज करना बता दूं। यहाँ पे मैंने एक सेल पे क्लिक किया है। मैं चाह रही हूँ कि जो F कॉलम है वो ज़रा थोड़ा लार्ज हो, यानी उसकी विड्थ ज़्यादा हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर मैंने F कॉलम का साइज़ बढ़ाना है तो मैं F कॉलम में कहीं पर भी क्लिक कर सकती हूँ या इसके हेडर पर भी क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर गई हूँ होम टैब में। यहाँ पर देखिए आप सेल के ग्रुप में फॉर्मेट पे मैं गई हूँ और यहाँ पे मैंने कॉलम विड्थ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर जो है 8.43 नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करके यहाँ पे मैं कर दूँ 30 और ओके प्रेस कर दूँ तो आप देखें कि उस कॉलम की विड्थ कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम को रिसाइज़ कर सकते हैं। अब मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और वापस उसकी एक्चुअल पोजीशन में आ गई। आप जितना भी कॉलम को की विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। हाइट को देखना चाहें वो भी आप इस ऑप्शन से जाके देख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेटिंग सेल्स। अच्छा, अब ये आपके सामने ये कुछ सेल्स हैं जहाँ पे मैंने ना कुछ डाटा लिखा हुआ है। रोल नंबर है जिसमें 1 2 3 है, नेम है अलीसा, साद और असद, क्लास है 8 है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया। इसमें से अब आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लेफ़्ट लाइन है, कुछ राइट लाइन है। ये सिंपल डाटा एंटर किया है, इसमें किसी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि ये दिखने में ज़रा अच्छा और बेहतर लगे, तो हम लोग फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। अब इन सेल में देखें ज़रा, मैं चाहती हूँ कि ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, ये सेल के सेंटर में शो हो। तो मैं क्या करूँगी, होम टैब में जाके अलाइनमेंट के ग्रुप में मैं इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ। अब ये सारे नंबर्स और ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गए हैं सेल में। देखें 1 देखें तो वो भी सेंटर में है, ये अली लिखा हुआ है तो वो भी सेल के सेंटर में आ गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास हेडर है बना हुआ है, इसकी कॉलम हेडर्स हैं, ये मैं चाहती हूँ बोल्ड हो जाएं। तो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दें या यहाँ पे होम में जाके फॉन्ट के ग्रुप में जाके बी को प्रेस कर दें, ये हो गया। अब आप यहाँ से चाहें तो बेशक इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसके अलावा कुछ भी और कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है टेक्स्ट स्टाइल वो टाइम्स न्यू रोमन ही है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास रोल नंबर, नेम और क्लास है, इसको थोड़ा सा कलरफुल भी कर दूँ। तो यहाँ से मैं गई हूँ, जाने के बाद मैंने यहाँ से एक ये कलर भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट है, ये मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी इस टेबल की। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अप्लाइंग बॉर्डर्स। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मुझे ये प्रॉपर टेबल की फॉर्म में भी नज़र आए, कि इस एरिया में और ये जो बाकी एरिया है इसमें कुछ मुझे फ़र्क नज़र आए। तो मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ होम टैब में गई और फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाके मैंने, ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे बॉर्डर्स के, ठीक है। इस पर ये एरो पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला जिसमें मैं ऑल बॉर्डर्स पे गई हूँ। मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट हो गया। अब ये देखें, ये आपके सामने एक अच्छा सा टेबल बन गया। तो ये है फॉर्मेटिंग बेसिकली, ठीक है। आप ये यहाँ पे जाएं, ये देखेंगे ज़रा, अगर होम के टैब में फ़ॉन्ट के ग्रुप में देखें तो बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जो मैं ये नीचे वाला टेक्स्ट है इसका कलर मैं यहाँ, ये ए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ जाके अगर ये मैंने रेड सा सिलेक्ट कर लिया तो देखिए इसका कलर रेड हो गया है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूलाज इन एक्सेल्स। तो अब इस फार्मूला को, एक्सेल के फार्मूला को स्टडी करने के लिए मैंने ये एक दूसरी शीट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, जिसमें आगे जो स्टूडेंट हैं उनमें इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स हैं, यानी 50 में से इंग्लिश के कितने मार्क्स आए हैं और 50-50 में से उर्दू के कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, अब टोटल मार्क्स ऑलरेडी लगे हुए हैं कि 100 मार्क है, क्योंकि 50-50 मार्क्स के अगर 2 पेपर हैं तो टोटल मार्क्स 100 हुए। ऑब्टेन मार्क्स अब हमने लेने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे,
कि हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया और ये मैंने दूसरा भी सेल प्रेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट सेल पे क्लिक किया और सेकंड सेल पे क्लिक किया, दरमियान में प्लस आ गया, इसको एंटर किया तो अब देखें 83 हो गया। फिर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और ये फार्मूला टैब के अंदर आप जाके देखें, वहाँ मैंने क्लिक किया तो वो उन दोनों सेल के एड्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, 40 को शो कर रहा है ब्लू से और 43 को शो कर रहा है रेड से। उन दोनों को जब प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो ये 83 हो गया। तो इस वक्त ये जो मैंने काम किया है ना, ये मैंने क्या किया है, मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है और फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली तमाम पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं लास्ट पे सिलेक्ट करूं और फार्मूला टैब में जाके क्लिक करूं तो देखें 32 और 50 को अगर आप ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 82। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी यहाँ से कि हम लोगों ने यहाँ फार्मूला कैसे ऐड किया। अब इसी तरीके से परसेंटेज का फार्मूला मैं लगाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने प्रेस किया, इक्वल लगाया। क्यों इक्वल लगाया, क्योंकि हमेशा जो फार्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इक्वल लगाया, इक्वल में हमारे पास परसेंटेज के फार्मूले में क्या होता है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स का सेल सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स का सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी स्टेरिक। ठीक है, ये प्रेस करने के बाद 100 राइट कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगी तो देखें 83% बन गई है। अब यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया तो वो ऑटोमेटिकली हर एक का एड्रेस को यूज़ करते हुए हर एक का सेपरेट परसेंटेज निकाल लेगा। तो ये अभी जो मैंने अप्लाई किया था ये था फार्मूला, यानी कि सिंपल आप इक्वल साइन लगाते हैं, एक जैसे ये आपके सामने मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स ले रही हूँ 82 का सेल। ठीक है, 82 वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने प्लस लगाया और मैं यहाँ से 78 वाले सेल को सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक डिफरेंट तरीके का फार्मूला लगाने की कोशिश की है कि मैंने 2 स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स ले लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्लस करूँगी तो देखिए आपके सामने ये यहाँ पर भी असेस कर लिया, उसने एड्रेस असेस किया। यहाँ पे मैं फार्मूला में जाऊँगी तो देखें ज़रा, उसने ये 2 सेल शो कर रहा है कि इन दोनों सेल्स का सम यहाँ पर कर दिया हुआ है। आप अपनी शीट में कहीं पर भी जाकर किसी भी 2, 3, 5 या रेंज में प्लस एडिशन वगैरह कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे फार्मूलाज। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है चार्ट। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ और आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। यहाँ देखें ज़रा, अब मैंने कुछ डाटा एंटर किया हुआ है। डाटा क्या है, ईयर्स हैं। ठीक है, ईयर्स क्या है, 2000 है, 2001 है, 2002 है, 2003 और 4। ठीक है, उसके बाद इनकम है, ये सारी मैंने इनकम लिखी है। ठीक है, ये कोई पर्सन है जिसके 2000 में इतनी इनकम थी, 2001 में इतनी हुई, फिर 2004 तक इतनी चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं इनकम वाले जो कॉलम है उसकी फर्स्ट इनकम को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको ड्रैग करके मैंने बाकी सारी इनकम्स को भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ से एंड तक की मैंने सिलेक्शन कर ली है। इसको करने के बाद मैं इंसर्ट वाले मेन्यू में जाऊंगी और वहाँ से मैंने ये चार्ट सिलेक्ट कर दिया, बार चार्ट सिलेक्ट किया, उसमें मैं फ़र्स्ट वाला ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए अब आपके सामने ये चार्ट शो हो रहा है। ठीक है, चार्ट में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ये देखें फर्स्ट इनकम थी 1 लाख तक, फिर सेकंड इनकम थी 1,10,000 तक, फिर 2 लाख थी, फिर 50,000 हुई और फिर हो गई 3 लाख तक। ठीक है, अब ये आपको इनकम तो शो कर रहा है लेकिन नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 शो कर रहा है, हालांकि नीचे तो ईयर शो होने चाहिए थे। तो हम लास्ट में इसको क्लिक करेंगे, इधर ऊपर से सिलेक्ट डाटा में जाएंगे। सिलेक्ट डाटा करने के बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जहाँ लिखा हुआ है ना एक्सिस लेबल, वहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और जब आ जाएगा ना यहाँ पे एक्सिस
लेबल रेंज, तो वहाँ से जाके हम इन ईयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये ईयर्स को सेट किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसकी क्वेरी ऐड हो गई। ओके किया और यहाँ से भी ओके किया, तो अब देखें आपके पास जो चार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होके सामने आ गया। ठीक है, 2000 में 1 लाख था, तो ये देखें, और वो वाकई बन गया है, 1 लाख तक उसने ग्राफ शो कर दिया। अब देखें ज़रा यहाँ पर जाकर देखो ज़रा, तो देखें 2003 में उसकी इनकम सबसे कम थी, तो यहाँ पर भी देखें 2003 में उसकी इनकम बहुत कम है। देखें ये 1 लाख के हाफ में ऑटोमेटिकली चली गई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये चार्ट बन के आ गया। तो इस चार्ट के डिज़ाइन में फिर मैंने चार्ट डिज़ाइन पे क्लिक किया ऊपर, यहाँ पर आप देखें तो चार्ट की आपको डिफरेंट डिज़ाइन और शेप्स नज़र आ रही हैं। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगी इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये स्टाइल हैं, इसमें से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप चार्ट की टाइप ही चेंज कर लें, मुझे ये बार चार्ट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको लाइन में लेना चाह रही हूँ, तो लो मैंने इसको लाइन में सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखें ज़रा, ये आपको लाइन की फॉर्म में शो हो जाएगा। फिर मैं अगर चार्ट टाइप को चेंज करना चाहूँ और मैं इसको पाई में ले जाना चाहूँ और पाई में सिलेक्ट कर दूँ और ओके कर दूँ, तो ये देखें ये पाई में हो गया। लेकिन हम लोगों ने हमेशा, अब यहाँ पे देखें तो चार्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं शो हो रही, तो हमेशा चार्ट सेलेक्ट करते वक्त हमने सिलेक्शन के टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम ऐसा चार्ट सेलेक्ट करें जो हमारे डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। तो इसमें देखें हमारे पास सबसे बेटर जो था ये बार चार्ट था जिसने डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंक्शंस का, कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। अच्छा, अब जो फंक्शन यहाँ पे है वो आपकी बुक में वो है, सबसे पहले है टेक्सचुअल फीचर्स, उसमें क्या आता है, लेफ़्ट, मिड और राइट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक नेम लिया है इकरा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये मैंने नेम लिया इकरा। अब इसमें मैं अगर इनमें से कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ तो फंक्शन मैं कैसे अप्लाई करूँगी, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैंने इक्वल लगाया है, इक्वल लगाने के बाद LEFT लेफ़्ट लिखा। ठीक है, लेफ़्ट को ये मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि टेक्स्ट लिखें, तो मैं टेक्स्ट वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद लेफ़्ट से मुझे कितने करैक्टर चाहिए, मतलब मुझे ये जो इकरा नेम है इसकी लेफ़्ट साइड से मुझे कितने करैक्टर चाहिए, तो मुझे इसकी लेफ़्ट साइड से 2 करैक्टर चाहिए और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए मुझे इकरा नेम में से फर्स्ट 2 करैक्टर उसने दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मिड लगाती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जाके इक्वल लिखा, उसके बाद मैंने मिड लिखा, मिड को यहाँ से सिलेक्ट किया। तो आप देखें सामने अब वो कह रहा है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तो टेक्स्ट हमारे पास क्या था, वो इकरा था। उसका स्टार्ट नंबर उसने कहा है कि कॉमे के साथ हम इसको सेपरेट करेंगे, और उसने कहा है कि मिड में से, दरमियान में से कहाँ से स्टार्ट करें। मैं दूसरे लेटर से उठाना चाह रही हूँ नंबर, और कितने उठाना चाह रही हूँ, 3 उठाना चाह रही हूँ। ठीक है, कॉमे से मैंने सेपरेट कर दिया कि मुझे इकरा में से जो सेकंड लेटर है वहाँ से नंबर उठाया जाए और 3 करैक्टर उठाए जाएं। ठीक है, अब ये देखें उसने क्या किया, इकरा का क्यू सेकंड नंबर था, क्यू से उठाया है और 3 लेटर उठा लिए, QR है। ठीक है, इसी तरीके से राइट को भी कर सकते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फार्मूला बार में जाके भी आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि मैंने यहाँ पर फंक्शन जो यूज़ किया है ये प्री डिफाइन फंक्शन है, ये मैंने मिड का फंक्शन इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये फार्मूले में और फंक्शन में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि फार्मूला आप लोग खुद राइट करते हैं, आप सेल के एड्रेस को यूज़ करते हुए सिंपल इक्वल लगा के प्लस या डिवाइड इस तरह के सिंबल इस्तेमाल करते हुए आप फार्मूला लगा लेते हैं। फंक्शन वो होते हैं जो प्री डिफाइंड आपकी एक्सेल में मौजूद होते हैं, आपने सिर्फ उन फंक्शंस को असेस करना होता है। तो आगे देखें हमारे पास कौन से हैं, लॉजिकल में आप ऑलरेडी थोड़ा सा इसका आपको आइडिया भी होगा कि जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं उसमें एंड और नॉट होता है। ठीक है, एंड उस सूरत में आता है जब दोनों ट्रू हो, और उस सूरत में आता है जब सिंगल भी कोई ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, और नॉट का मतलब होता है कि जो भी ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 1, मैं इसका भी कलर में कर लेती हूँ, ये 2 मेरे पास वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ मैंने इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद मैंने
एंड लिखा, तो यहाँ से नीचे से मैंने एंड पे डबल क्लिक कर दिया। इसमें मैं फ़र्स्ट वैल्यू दे रही हूँ, कोमे के साथ मैं इसको सेकंड वैल्यू दे रही हूँ। एंड में याद रखिएगा कि अगर दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा। अब देखें ये फॉल्स आंसर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 जो था एक ऑन ऑफ था और एक ऑन था, तो ये फॉल्स आ गया। इसी तरीके से डेट, इस और को निकाल सकते हैं और नॉट को भी निकाल सकते हैं। अब आ गया हमारे पास है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या है कि अब यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया, यहाँ पे मैं लगाती हूँ DATE, डेट लिखा, तो डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि ईयर बताओ। ईयर हमारे पास क्या है? ये है 2025 ईयर है हमारे पास। मंथ हमारे पास कौन सा है? वो देखें सामने नज़र भी आ रहा है कि वो मंथ पूछ रहा है। मंथ 8 है, फिर कोमे के साथ डे कौन सा है? आज 19 है, ठीक है। वो देखिए उसने डेट को बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ पे बना दिया। और इसी तरीके से अगर हम टाइम और नाउ का मैं फंक्शन आपको इस्तेमाल करके दे देती हूँ, इक्वल लगा के NOW नाउ। देखिए नाउ क्या करता है हमारे पास, नाउ को मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और ब्रैकेट मैंने क्लोज करके बंद कर दिया, तो वो देखें नाउ इस वक्त की वो डेट भी बता रहा है और साथ में टाइम भी बता रहा है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो कितने हेल्पफुल है हमारे लिए। अब ये देखें यहाँ पर मैंने मैथ्स के जो फंक्शन है SQRT एब्सोल्यूट के लिए ABS फिर साइन, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है 144, तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने कलर कर दिया। अब यहाँ पे मैं इक्वल लगा के SQRT मैंने लिखा, तो यहाँ से मैंने वो फंक्शन ले लिया। उसके बाद मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, तो देखें अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर 12 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्टैटिकल में क्या है, सम है, मिन है और मैक्स है। मैंने ये दो डाटा में दो इनपुट ली, ठीक है, दो वैल्यूज़ लिखी हुई। अब मैं अगर यहाँ सम का फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल SUM सम किया और सम पे डबल क्लिक कर दिया। अब मैं वो कह रहा है कि फर्स्ट नंबर ले लें और उसके बाद कोमा के साथ सेकंड नंबर ले लें और एंटर प्रेस कर दें, तो देखिए उन्हें दोनों का सम कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मैक्स का फंक्शन लगाऊं, मैक्स लेके, अब वो देखें कि दोनों नंबर ये वाला भी और कोमे के साथ सेकंड वाला भी, तो आप देख लें मैक्सिमम नंबर हमारे पास 56 और 75 में से कौन सा है, तो ये है हमारे पास 75। इसी तरीके से आपकी बुक में ये सारे फंक्शन डिफ़ाइन किए गए हैं, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें चार्ट थोड़े से डिस्कस किए और उसके अलावा फंक्शन और फार्मूला में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने कॉलम रिसाइज़ किया था, फॉर्मेटिंग की थी, बॉर्डर अप्लाई किए थे, फार्मूला देखे थे और फंक्शन देखे थे। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना नहीं भूलनी आपने। और उसके अलावा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये जो एक्सेल शीट है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाकर ख़ुद से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।